हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बीए प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स के लिए। बिकॉज गाइस, आज की इस क्लास के अंदर मैं लेकर आ गई हूँ आपके हिस्ट्री सब्जेक्ट का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो गाइस, आज जो क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड गाइस बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो आपकी एग्जाम में आएगा। इसके अलावा गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए दो वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, एक सुबह 9 बजे, एक दोपहर 12 बजे एंड गाइस ये थर्ड वीडियो है आज की, जो कि मैं आप लोगों को अभी 4 बजे प्रोवाइड कर रही हूँ। सो गाइस, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग सारी क्लासेस को फॉलो कीजिए अपने कोर्स के अकॉर्डिंग, ताकि आप लोगों को आपकी एग्जाम में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए गाइस, फटाफट से हम हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं कि बेसिकली हम किस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस चलिए फटाफट से देख लेते हैं। तो गाइस, आज जिस क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, यानी कि यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है ये। तो गाइस, इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली के क्रमिक विकास का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। सो गाइस, मैंने आप लोगों को इससे पहले जो क्वेश्चन कराए थे दिल्ली सल्तनत के, उनके अंदर भी बताया था कि जो एकता प्रणाली थी वो दिल्ली सल्तनत के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। सो गाइज, इसी के बारे में आपसे इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है एंड बेसिकली आपसे बोला गया है कि आपको एकता प्रणाली को क्रिटिसाइज करना है कि बेसिकली एकता प्रणाली के अंदर क्या क्या खामियां थी, वो आप लोगों को आपके आंसर में बताना है। तो चलिए गाइज, फटाफट से हम वन बाय वन करके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सो गाइज, जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो है हमारा इंट्रोडक्शन। तो गाइज, इंट्रोडक्शन आपको इस तरह से देना है कि मोहम्मद गौरी की विजय और सल्तनत की स्थापना ने भारत में भू राजस्व प्रणाली में बड़े बदलाव लाए। उस समय की सरकारों ने इस्लामी राष्ट्रों के अनुसार करों को इकट्ठा करके राजस्व बढ़ाने के सभी प्रयास किए। नए करों को लोगों पर लगाया गया और उत्पादन में सरकार की हिस्सेदारी बढ़ गई। हालांकि उस समय तक प्राचीन मनु के कानूनों के अनुसार भूमि प्रणाली के हिंदू रूप का मूल कुछ लचीले सुल्तानों और उनके अधिकारियों द्वारा किए गए कुछ संशोधनों के साथ बच गया था। एकता प्रणाली ने देश को एक कृषि प्रणाली प्रदान की थी। व्यवस्था को इल्तुमिश द्वारा संस्थागत दर्जा प्रदान किया गया था और बाद में यह व्यवस्था गुलाम वंश के तहत सल्तनत प्रशासन का मुख्य आधार बन गई। इल्तुमिश के समय में एकता का तबादला एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में किया जाता था। दिल्ली के आसपास के कुछ इलाके तथा दोआबा का कुछ हिस्सा खालसा भूमि के अंतर्गत ले लिया। इसमें शमशेर क्लब, जो कि 2000 से 3000 के करीब थे, को दोआबा का इलाका इक्ते के रूप में दिया गया। इस प्रकार इल्तुमिश के समय दो प्रकार के इक्ते थे। सो गाइस, हमारे सबसे पहले पॉइंट के अंदर इंट्रोडक्शन के अंदर बताया गया है कि जैसे ही मोहम्मद गौरी ने भारत पर विजय प्राप्त की और दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, उस टाइम से ही दिल्ली सल्तनत भारत के अंदर जो भू राजस्व प्रणाली थी उसके अंदर बदलाव आने शुरू हो गए और एकता प्रणाली भी उन्हीं बदलावों में से एक था। हालांकि इन सभी बदलावों के बाद भी जो हिंदुओं की जो व्यवस्था थी भूमि से रिलेटेड, उसके अंदर चेंजेस नहीं आए, क्योंकि कुछ हिंदू शासक थे जिन्होंने अपनी मूल जो चीज़ें थी उनको बचाकर रखा भूमि प्रणाली के अंतर्गत। सो गाइज, आप लोगों के लिए मैंने इंट्रोडक्शन बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में लिखा है, आपको इसी तरह से इसको ध्यान रखना है। इसके बाद गाइज, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एकता प्रणाली। गाइज, एकता प्रणाली के अंदर क्या क्या था ये हम देख लेते हैं वन बाय वन करके। सैनिकों, अधिकारियों, रईसों को सौंपा जाता था। शुरुआत में एक एकता वेतन पर आधारित था। एकता का अर्थ था भूमि या भूमि राजस्व, जो किसी व्यक्ति को कुछ शर्तों पर सौंपा जाता था। इन इकतारों के धारक सुल्तान के भरोसेमंद एजेंट थे। एकता दो प्रकार का होता था। सो गाइस, यहाँ पे इस वाले पॉइंट के अंदर बताया गया है कि बेसिकली जो एकता प्रणाली थी उसके अंदर जो सैनिक थे और जो उच्च अधिकारी हुआ करते थे या जो उस टाइम के रईस लोग हुआ करते थे, उनको एकता सौंपा जाता था, यानी कि उनको एकता दिया जाता था। एकता होता क्या था? एकता या तो कोई भूमि भी हो सकती थी या किसी भूमि से प्राप्त कोई राजस्व भी हो सकता था, जो किसी व्यक्ति को सौंपा जाता था कुछ शर्तों के साथ। जो इक्तादार होते थे वो सुल्तान के भरोसेमंद एजेंट होते थे, भरोसेमंद लोग होते थे, और जो इक्ता होता था वो दो प्रकार का होता था। तो गाइज, इस तरह से आपको इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है। गाइज, हम इक्ता के प्रकार भी फटाफट से देख लेते हैं। इक्ता के प्रकार: छोटा इक्ता, छोटे इक्ते ये आम तौर पर वेतन के रूप में सैनिकों को दिए जाते थे। इससे संबंधित इक्तादार केवल राजस्व वसूल करना
इससे संबंधित इक्तादारों का काम केवल राजस्व वसूल करना होता था। इसके बाद जो हमारा सेकंड टाइप का इक्ता है वो है बड़ा इक्ता। बड़ा इक्ता महत्वपूर्ण क्षेत्र अमीरों व सैनिक अधिकारियों को दिया जाता था। ये इक्तादार इक्ता भूमि में राजस्व वसूली के साथ साथ सैनिक और प्रशासनिक कर्तव्य भी करते थे। सो गाइस, इक्ता के दो टाइप थे, एक छोटा इक्ता और एक बड़ा इक्ता। छोटा इक्ता सैनिकों को दिया जाता था और जिन सैनिकों को ये इक्ता दिया जाता था वो केवल इससे राजस्व वसूल कर सकते थे। लेकिन जो बड़ा इक्ता सौंपा जाता था बड़े अधिकारियों को, वो इससे राजस्व वसूल तो कर ही सकते थे, लेकिन साथ के साथ इसको सैनिक और प्रशासनिक कर्तव्य भी करते थे। यानी कि इस सैनिक और प्रशासनिक कर्तव्यों के लिए भी इसको यूज करते थे, किसको, इक्ता को। तो गाइज, ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है इक्ता प्रणाली की शुरुआत। इक्ता प्रणाली की शुरुआत आरंभिक तुर्की सुल्तानों की आवश्यकताओं से हुई। राजधानी से दूर स्थित सल्तनत के वे क्षेत्र जिनसे राजस्व वसूलना आसानी से नहीं होता था, सुल्तानों द्वारा इक्ता के रूप में दिए जाने लगे। ये इक्ताएं सुल्तानों की प्रशासनिक और सैनिक सेवा करने के बदले प्रदान की जाती थी। इस प्रकार सुल्तानों ने इक्ताएं बांटकर सीमावर्ती क्षेत्रों में सल्तनत का प्रभाव स्थापित किया तथा नियमित रूप से राजस्व की वसूली। दूसरी तरफ संबंधित अधिकारियों को अपने अधीन एक क्षेत्र मिला जिसमें अनुरूप वे राजस्व प्राप्त करते थे। सो गाइस, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है यानी कि इक्ता प्रणाली की आवश्यकता, इसके अंदर बताया गया है कि इक्ता प्रणाली की ज़रूरत पड़ी ही क्यों, ऐसी क्या मजबूरी थी जो इक्ता प्रणाली को शुरू किया गया। तो गाइस, यहाँ पे बताया गया है कि इक्ता प्रणाली शुरू की थी तुर्की सुल्तानों की आवश्यकता ने। जो प्रारंभिक के तुर्की सुल्तान थे उन्होंने शुरू की ऐसी भूमि के निपटार के लिए जो कि राजधानी से दूर स्थित होती थी और जहां से सल्तनत आसानी से कर वसूल नहीं कर पाती थी, राजस्व वसूल नहीं कर पाती थी। तो सुल्तानों द्वारा ये भूमि इक्ता के रूप में दी जाने लगी और इक्तारियों द्वारा प्रशासनिक और सैनिक सेवा के बदले ये भूमि दी जाने लगी। इक्तारीय उन लोगों को कहा जाता था जिनको इक्ता दी जाती थी, यानी कि इक्ता की भूमि दी जाती थी। तो सैनिक और प्रशासनिक सेवा जो भी लोग करते थे उनको जो सल्तनत से दूर की भूमि होती थी वो इक्ता के रूप में दे दी जाती थी। और इस तरह से जो सीमाओं से पार के जो क्षेत्र होते थे वहाँ पे भी सल्तनत ने अपना प्रभाव स्थापित किया। साथ ही साथ जिन लोगों को ये भूमि दी जाती थी वो लोग भी अपनी योग्यता के अनुसार इस भूमि से राजस्व वसूल कर सकते थे। सो गाइज, इस तरह से इक्ता प्रणाली की आवश्यकता पड़ी और इस तरह से इक्ता प्रणाली के द्वारा ऐसी भूमि जिसका कोई यूज़ नहीं हो पाता था उसको यूज़ में लिया गया। इसके बाद गाइज, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इक्तादारों के कार्य। सो गाइज, इस पॉइंट के अंदर हम देखने वाले हैं कि बेसिकली जो एक इक्तादार होते थे, यानी कि जिन लोगों के पास इक्ता होती थी, इक्ता वाली भूमि होती थी, उनके क्या कार्य होते थे। सो गाइज, यहाँ पे बताया गया है कि इक्तादार अपनी इक्ता में प्रशासनिक व सैनिक कार्यों को पूरा करता था। इक्ता से प्राप्त राजस्व में अपना वेतन तथा प्रशासनिक व सैनिक खर्चा निकाल कर शेष रकम को सुल्तान के राजकोष में जमा कराता था। इस शेष रकम को फजिल कहते थे। इक्तादार अपनी इक्ता में सुल्तान के नाम से शासन करता था। उसका पद वंश अनुगत नहीं था तथा इक्तादार को सिक्के चलाने का अधिकार भी नहीं था। इक्तादार का पद स्थानांतरित होता था। समय समय पर सुल्तान इक्तादारों को स्थानांतरण करता था। फिरोज शाह तुगलक ने इक्तादार का पद वंश अनुगत कर दिया। सो गाइस, यहाँ पे बताया गया है कि बेसिकली जो एक इक्तादार होता था, यानी कि जिसके पास इक्ता वाली भूमि होती थी, उसको क्या क्या काम करने होते थे, वो क्या क्या काम अपनी इक्ता वाली भूमि पर करता था। तो गाइस, वो क्या करता था, वो प्रशासनिक और सैनिक खर्चे निकालने के बाद जो कर वो अपनी इक्ता की भूमि से प्राप्त करता था उससे वो सबसे पहले अपना वेतन, प्रशासनिक और सैनिक खर्च निकालता था और जो भी रकम बचती थी उसको सुल्तान के राजकोष में जमा करा देता था। इस रकम को फजिल कहते थे। तो गाइस, आप इसका नाम ध्यान रखिएगा, क्या कहते थे इस रकम को। इसके बाद गाइस, यहाँ पे बताया गया है कि जो इक्तादारों का जो पद था वो वंश अनुगत नहीं था, यानी कि वंश के अनुसार नहीं चलता था और इक्तादारों को सिक्के चलाने का भी अधिकार नहीं था और वो अपने सुल्तान के नाम से इक्ता की भूमि पर शासन करते थे। इसके साथ ही इक्तादारों का स्थानांतरण भी होता रहता था, यानी कि ट्रांसफ़र भी होता रहता था एक स्थान से दूसरे स्थान पर। फिरोज शाह तुगलक ने
इक्तादारों का जो पद था उसे वंश अनुगत किया था। गाइज ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। सो गाइज ये हमारा कंप्लीट पॉइंट है, आई एम श्योर आपको समझ आ गया होगा। गाइज हमारा सेकंड पॉइंट है इक्तादार प्रणाली के दोष, यानी कि इक्ता प्रणाली के दोष। गाइज इक्ता प्रणाली में क्या क्या दोष थे इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड गाइज यही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आप लोगों से आपके क्वेश्चन में क्रिटिसाइज करने के लिए बोला गया है। तो गाइज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना है। इक्तादार सामान्यतः इक्ता की आय व खर्च में हेर फेर कर भ्रष्टाचार करते थे। इसे रोकने के लिए तथा सुल्तान तथा इक्तादारों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अलग अलग सुल्तानों ने अलग अलग कदम उठाए। सो गाइज इक्ता प्रणाली में बहुत सारे दोष थे जिनके बारे में वन बाय वन करके यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहला दोष तो यही था कि खर्च के अंदर हेर फेर करते थे, यानी कि जितना खर्च हुआ होता था उससे ज़्यादा दिखाते थे ताकि इक्ता की रकम को बचाया जा सके और उससे भ्रष्टाचार किया जा सके। सेकेंड पॉइंट है गाइज हमारा इक्तादार अपनी इक्ता से मन चाह कर वसूल करते थे और ये कर सल्तनत के खजाने तक नहीं जाने देते थे, जिससे सल्तनत की आय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता था तथा इक्तादारों की स्थिति मजबूत होती थी। गाइस इक्तादारों के पास ये हक था कि वो अपनी इक्ता वाली भूमि पर कर लगा सकते हैं जितना उनका दिल करे। तो गाइस इस तरह से वो मन चाह कर वसूल करते थे आम जनता से, और वो जो कर होता था वो खजाने में जमा नहीं कराते थे सल्तनत की, बल्कि अपने पास रखते थे, जिससे जो सल्तनत थी उसकी आय तो कम हो रही थी, लेकिन जो इक्तादार थे वो एक शासक से भी ज़्यादा शक्तिशाली हो रहे थे और उनकी स्थिति मजबूत हो रही थी। तो गाइज ये हमारा सेकंड पॉइंट है। इसके बाद गाइज हमारा जो थर्ड पॉइंट है उसके अंदर बताया गया है कि इक्ता में दी गई भूमि ने असंतुलन पैदा कर दिया था। जहां एक और इक्तादारों के पास अनगिनत भूमि हुआ करती थी, वहीं आम जनता भूमि की कमी के कारण समस्याओं का सामना कर रही थी। गाइस इक्ता प्रणाली के अंदर भूमि देना जैसे ही शुरू किया गया तो गाइस इससे क्या हुआ कि जो बड़े बड़े अधिकारी होते थे एंड जो राजा के भरोसेमंद लोग होते थे उनके पास जो भूमि थी वो अनगिनत हो गई, यानी कि भूमि की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन गाइस जो आम जनता थी, गरीब जनता थी, उसके पास भूमि की कमी हो गई और जिसकी वजह से उसको समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो गाइस ये हमारा थर्ड पॉइंट है, आई एम श्योर आपको समझ आ गया होगा। गाइस हमारे फोर्थ पॉइंट के अंदर बताया गया है कि प्रारंभ में इक्ता व्यवस्था के अंदर उसी भूमि को दिया जाता था जो राजधानी से दूर स्थित सल्तनत का वे क्षेत्र होता था जिससे राजस्व वसूल करना आसान नहीं होता था। सुल्तान द्वारा इक्ता के रूप में दी जाती थी, परंतु बाद के समय में ये देखा गया है कि कृषि योग्य भूमि भी गरीब जनता से छीनकर इक्ता के रूप में दी जाने लगी। तो गाइज मैंने आप लोगों को ऊपर बताया कि इक्ता के रूप में वो भूमि दी जाती थी जिसका कोई यूज़ नहीं होता था, जिससे कर वसूल करना सुल्तान के लिए और सल्तनत के लिए मुश्किल होता था। लेकिन गाइज बाद के समय में ये देखा गया कि इक्तादारों को खुश करने के लिए, उनकी स्थिति को और अच्छा करने के लिए जो कृषि योग्य भूमि थी उसको भी इक्ता के रूप में दिया जाने लगा गरीब जनता से छीन कर। तो गाइज इस तरह से यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से इक्ता प्रणाली की क्या क्या खामियां थी, क्या क्या उसके दोष थे। सो गाइज ये जो 4 पॉइंट मैंने आपको बताए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको प्लीज़ आप लोग बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा, ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। इसके बाद गाइज जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है इक्तादारों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अलग अलग सुल्तानों ने अलग अलग कदम उठाए। गाइज अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाकर पूछा जाएगा तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इक्ता व्यवस्था को सुधारने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए अलग अलग सुल्तानों द्वारा। सो गाइज ये पॉइंट भी आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो गाइज प्लीज़ इसको भी ध्यान रखिएगा। तो फटाफट से हम देख लेते हैं इन पॉइंट्स को भी। सो गाइज हमारा पहला पॉइंट है बलबन ने ख्वाजा नामक अधिकारी नियुक्त किया जो इक्ता भूमि की आय का आकलन करता था। गाइज हमारा सेकंड पॉइंट है अलाउद्दीन खिलजी ने इक्तादारों के हस्तांतरण पर बल दिया तथा 3 वर्ष से अधिक किसी इक्तादार को एक इक्ते में नहीं रखा। इसके अलावा उसने इक्ता प्रणाली में केंद्रीय प्रशासन के हस्तक्षेप को बढ़ाया। गाइस हमारा थर्ड पॉइंट है गयासुद्दीन तुगलक की व्यक्तिगत आय तथा उसके अधीन सैनिकों का वेतन अलग अलग रूप से निर्धारित करा गया। और इसके बाद गाइस हमारा फोर्थ पॉइंट है मोहम्मद बिन तुगलक ने इक्तादारों पर अत्यधिक नियंत्रण लगाया। उसने इक्तादारों के समकक्ष इक्ता क्षेत्र में अमीर नामक अधिकारी को नियुक्त किया जो इक्ता प्रशासन चलाता था, जबकि वसूली का अधिकार इक्तादार के पास बने रहने दिया।
इस अत्यधिक नियंत्रण के कारण ही इक़्तिदारों ने मोहम्मद बिन तुगलक के समय अनेक विद्रोह किए। सो गाइस, यहाँ पे 4 शासकों के बारे में बताया गया है जिन्होंने इक्ता प्रणाली के सुधार के लिए काम किया। सबसे पहले थे बलबन, जिन्होंने एक ख्वाजा नामक अधिकारी नियुक्त किया इक्ता भूमि के आय का आकलन करने के लिए। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, जिसने कि जो इक़्तिदार थे उनके हस्तांतरण यानी कि ट्रांसफ़र पर बल दिया। गैस ये बहुत ज़रूरी था ट्रांसफ़र। तो गैस अलाउद्दीन के टाइम पे हर 3 साल के अंदर इक़्तिदारों का ट्रांसफ़र किया जाता था। और उसने केंद्रीय प्रशासन यानी कि जो सल्तनत का हस्तक्षेप है वो भी इक्ता प्रणाली में बढ़ाया, अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके बाद गैस गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया, उसने अपनी व्यक्तिगत आय और सैनिक वेतन को अलग अलग रूप से निर्धारित किया। इसके बाद गए मोहम्मद बिन तुगलक ने कुछ ज़्यादा ही नियंत्रण बरता। उसने इक़्तिदारों की आय का आकलन करने के लिए अधिकारी नियुक्त किया। इसके अलावा जो इक्ता से कर प्राप्त होता था वो अधिकार भी इक़्तिदारों के पास तो रहने दिया, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा उसने रोक लगाई। इस तरह से इक़्तिदारों ने काफ़ी ज़्यादा मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे विद्रोह किया और इस तरह से मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। सो गाइज, ये 4 पॉइंट्स हैं जो कि आपको ज़रूर ध्यान रखने हैं, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो गाइज, मैंने आप लोगों को पूरा आंसर कंप्लीट करा दिया है एंड आप लोगों को बता भी दिया है कि अगर क्वेश्चन घुमाकर आपसे पूछा जाएगा तो आपसे ये पूछा जाएगा कि इक्ता प्रणाली में जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए। सो गाइज, लास्ट में ये जो 4 पॉइंट मैंने आपको बताएं, आप इनको भी ध्यान रखिएगा, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड गाइज, किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आए इक्ता प्रणाली से रिलेटेड, आपको यही आंसर मेंशन करना है। सो गाइज, आई एम श्योर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। इस वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो गाइज, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।